वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ जनरल अवेयरनेस एमटीएस का जो है सेट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। सेट 1 सेट 2 हम ऑलरेडी चैनल्स पर डिस्कस कर दिए हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन से, और ये आपका जो है सेट 3 है। ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करूंगा, इसमें लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये सारे क्वेश्चन जो है एमटीएस के मतलब एक कंप्लीट सेट का जो है ये सारे 25 क्वेश्चन को लिया गया है। तो ये एमटीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार देखिए, इनसे जो है एक पैटर्न सीखिए कि किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और आप जो है उसी अनुसार से जो है चैनल पर जितने भी वीडियो अवेलेबल है, जैसे इंडियन पॉलिटी का वीडियो अवेलेबल है, ज्योग्राफी का वीडियो अवेलेबल है, आप केमिस्ट्री का देख सकते हैं, बायोलॉजी का देख सकते हैं, ये सारे वीडियो अवेलेबल है। आप जो है चैनल पर जाकर आप सारे वीडियोज को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सब चीज़ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? पहले ये समझते हैं कि समवर्ती सूची किसको कहते हैं। समवर्ती सूची देखिए 3 तरह का लिस्ट है, भारत के संविधान में चर्चा किया गया है। एक है जो यूनियन लिस्ट है, दूसरा है स्टेट लिस्ट है, और तीसरा जो लिस्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट। ये कंकरेंट लिस्ट को ही हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। कौन सा लिस्ट है ये? कंकरेंट लिस्ट। देखिए इसमें होता क्या है, जो यूनियन लिस्ट है उस लिस्ट में जो कानून बनाने का अधिकार है, उस क्षेत्र में जितने भी यूनियन लिस्ट में नाम दिया गया है तो उन सब पर कानून बनाने का अधिकार जो है केवल केंद्र सरकार को है। जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट सरकार को केवल उस पर अधिकार है कानून बनाने का। लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट है उस पर जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। जैसे एक उदाहरण के लिए कंकरेंट लिस्ट का एक उदाहरण देते हैं आपको, एजुकेशन पर जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। लेकिन अगर किसी कारणवश से दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, किसी बात को लेकर फ्रिक्शन हो जाए, तो उस केसेस में संविधान कहता है कि जो केंद्र सरकार कहती है उसी बात को मानना पड़ेगा। ये हर एक चीज में होता है। भारत सरकार जो कहती है कि हम जो है भारत का जो संविधान कहती है कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन आप अगर सच्चाई में बात करें तो ये एक फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। मतलब हर एक केसेस में देखिए, फेडरल का मतलब क्या होता है कि पावर का बंटवारा करना। अब पावर तो बंटवारा कर दिया गया कि भाई इसमें केंद्र सरकार बनाएगा, इसमें राज्य सरकार बनाएगा। लेकिन अब देखिए, जब जिस पे दोनों का अधिकार है उस केसेस में चाहे राज्य सरकार कितना भी जेन्युइन बात क्यों ना करे, लेकिन अगर केंद्र सरकार उसके अगेंस्ट है तो केंद्र सरकार का ही बात माना जाएगा। तो उसी तरह डिवीजन ऑफ पावर में भी है। अगर पावर जो राज्य सरकार को दिया गया है और केंद्र सरकार को दिया गया है, लेकिन अगर राज्य सरकार अगर मनमानी करने लगे, राज्य सरकार सोचे कि नहीं हम एक अलग, अब जो स्टेट है मेरा उससे एक अलग कंट्री बना लेंगे, 2-3 स्टेट मिलकर अगर सोचे कि नहीं मैं एक अलग कंट्री बना दूंगा, इस तरह की बात करे जिससे कि लगे कि ये जनता के बीच में जो है एक हेट क्रिएट कर रही है, एक गलत धारणा बैठा रही है, मतलब संविधान के खिलाफ काम कर रही है, या इस तरह की कोई भी बातें, तो उस केसेस में क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगा। मतलब उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो उस राज्य पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बातें रहेगी। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि आप डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन जब जब जरूरत पड़ेगा तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाएगा भारत सरकार में। तो इसलिए जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर है। नहीं, ये पूरी तरह से फेडरल नहीं है, 100% फेडरल नहीं है, यह एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है। उसी तरह देखिए सिटीजनशिप की बात करते हैं अगर जहाँ भारत के संविधान में, तो जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर क्या है, डुअल सिटीजनशिप है। मतलब जो आदमी, जितने भी कंट्रीज हैं यूएसए के अंदर में, एक तो उनको यूएसए का नागरिकता प्राप्त है, दूसरा कि जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री का भी नागरिकता प्राप्त है, यानी डुअल सिटीजनशिप है। लेकिन अगर जहाँ इंडिया की बात करें तो इंडिया का संविधान कहता है कि हमारे पास केवल सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब एक ही नागरिकता है, केवल भारत सरकार की नागरिकता है, भारत के आप नागरिक हैं, बाकी किसी भी स्टेट का जो है कोई अलग से सिटीजनशिप नहीं है। तो ये सब शो करता है कि भारत जो है केवल एक यूनिटी है, बस एक ही है। उस पर जो है आपको मतलब भारत के ही केवल नागरिकता पर फोकस करना है, कोई स्टेट जो अलग से नागरिकता का मांग नहीं कर सकता है। हालांकि एक्सेप्शन में जम्मू कश्मीर आता है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान है। जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल फैसिलिटियां दी गई है। ये इसलिए दी गई है क्योंकि
आप अगर देखेंगे तो वो बॉर्डर का इलाका है, भारत और पाकिस्तान का काफ़ी मतलब विवाद में रहने वाला जगह है। तो इसलिए जो है संविधान जिस समय बन रहा था उस समय भी जम्मू कश्मीर काफ़ी क्रिटिकल स्टेट था। तो इसलिए जो है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भारत के संविधान निर्माता है उसने उसको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। चलिए ये पहले जानते हैं कि ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है कहाँ के संविधान से लिया गया। ये समवर्ती सूची जो है कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया। आपको बताएं कि इंडिया का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कहीं ना किसी कंट्री से हमने उधार में मांगा है, बोरो किया है, उधार में लिया है। जैसे कि आपको बताते हैं जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से उधार में लिया है। उसी तरह से जो है ये जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार में लिया है, बोरो किया है। तो ये पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्य का कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया एसएससी सीएचएसएल में कि मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये सोवियत रूस से लिया गया। पुराना जो यूएसएसआर था जिसको सोवियत रूस कहते थे उस टाइम, तो सोवियत संघ जो है उस टाइम के सोवियत संघ से के संविधान से जो है भारत का जो मौलिक कर्तव्य है वो लिया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। देखिए आपको मुद्रास्फीति का मतलब आप समझिए कि महंगाई किस कारण से होती है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपको मतलब समझने के लिए बोल देते हैं। मुद्रास्फीति मतलब होता है महंगाई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन हो जाना। इन्फ्लेशन कब होगा, इन्फ्लेशन तब होगा जब देखिए मार्केट में क्या होगा कि पैसा बहुत ज़्यादा है, रुपया बहुत ज़्यादा है, लेकिन सामान जो कमोडिटीज है, जो वस्तु है वो बहुत ही कम है। जैसे मान लीजिए उत्पादन जो जैसे प्याज है, प्याज का कभी कभी देखते होंगे इन्फ्लेशन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे प्याज मार्केट में बहुत कम है, लोगों को उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट में 10 किलो प्याज उतरा, ठीक है, और लोगों की डिमांड है लगभग कि लोगों का अगर डिमांड फुलफिल किया जाए तो लगभग 1 क्विंटल प्याज से डिमांड फुलफिल होगी। अब क्या है, लोगों के पास तो पैसा बहुत ज़्यादा है, मनी है, वो क्या करेगा, उसी 10 किलो प्याज को खरीदने के लिए जाएगा, सारे लोग जाएंगे। अब उसमें से क्या होगा कि उस प्याज की बोली लगने लगेगी, लोग बोलने लगेंगे, कोई बोलेंगे नहीं मैं इसे जो है 100 रुपया किलो लूँगा, कोई बोलेगा नहीं मेरे पास पैसा इतना ज़्यादा है कि मैं इसे 500 रुपया किलो लूँगा, कोई 1000 बोलेगा, कोई 2000 बोलेगा। तो क्या हुआ, वस्तु का दाम बढ़ गया, पैसा का जो मान था वो कम हो गया, मतलब पैसा का वैल्यू खत्म हो गया। मार्केट में इतना ज़्यादा मनी था, इतना ज़्यादा रुपया था कि सामान को लोग परचेज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं कि प्राइस जो है वस्तु का हाइक हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस तरह के ही कंडीशन को बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो कब कब हुआ मुद्रास्फीति, जब जो है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो गया। सही बात है, मुद्रा का जो पूर्ति है, जितना लोगों के पास पैसा रहना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा पैसा है लोगों के पास। और दूसरा क्या हुआ कि उत्पादन में ह्रास हो गया। अब देखिए प्याज 10 किलो ही मार्केट में उतरा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्याज का उस साल उत्पादन कम हुआ। उत्पादन जैसे ही किसी वस्तु का कम हुआ तो क्या हो गया, उसका प्राइस जो है क्या करेगा, अपने आप हाइक कर जाएगा। उत्पादन ही कम हुआ, कम मार्केट में आएगा, लोग ज़्यादा खरीदने वाले हैं, क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाकर उस वस्तु को खरीद लेंगे। तो इसलिए जो है ये मुद्रास्फीति, जो महंगाई बढ़ेगा, महंगाई किस कारण से होती है, तो ये होती है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। एकदम पहला ही ऑप्शन एकदम सही है, ये दोनों केसेस में ही मुद्रास्फीति हो जाती है। फिर है इस तरह से अगर आपको हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को तो काफ़ी समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन ही केवल डिस्कस कर पाएंगे। हालांकि इस तरह के भी लेक्चर्स हम बनाएंगे, चूँकि अभी कोर्स कंप्लीट करना है इसलिए जो है थोड़ा सा हम स्पीड अप करेंगे, ठीक है। और चलिए इसी तरह का डिस्कस लेकिन करेंगे। अभी ऐसा है कि मतलब जो मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं उसका जो है कंप्लीट यूज करूँगा, आपको कंप्लीट शेयर करूँगा उन सारे नॉलेज को। लेकिन अभी चलते हैं, पहले इस सेट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर है पाटना, एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है। जो पाटना है एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है, तो पहला ऑप्शन देखिए उद्योग के अंतर्गत, दूसरा है राष्ट्रीय स्तर, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर, चौथा है स्थानीय स्तर। जो पाटना है, जो मूल्य विभेद है,
ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। पाटना जो मूल्य विभेद है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन II से संबंधित है? देखिए ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई भी, अब देखिए चालुक्य सम्राट ने बनवाया है और उसका नाम भी दिया हुआ है पुलकेशिन II। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा चालुक्य सम्राट है, तो आपको ये भी याद रखना है कि पुलकेशिन II है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है शिलालेख, इन 4 शिलालेख का नाम दिया गया है जो चालुक्य सम्राट जो पुलकेशिन II है उसने बनवाया था, कि उससे संबंधित है। ये है मास्की, दूसरा है हाथी गुफा, तीसरा है एहोले, चौथा है नासिक। तो इसमें से जो है आपका आंसर आएगा एहोले। एहोले जो है चालुक्य सम्राट पुलकेशिन II से संबंधित है। तो इसका 4 का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा एहोले। तो इनका आंसर याद रखिएगा। फिर निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? मनसबदारी प्रथा, तो ये मनसबदारी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था, किसने पहली बार लाया था भारत के अंदर? तो ये जो है देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शाहजहां, शेरशाह, अकबर, जहांगीर। तो आप लोगों को इसके बारे में तो बहुत अच्छे से पता है। अकबर के शासनकाल में जो है मनसबदारी व्यवस्था को लाया गया था। कुछ लोग तो अकबर को इस तरह से मानते हैं जैसे कि लगता है कि इनके कार्यकाल में एक प्रकार से डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, लेकिन ये बात नहीं है। इनके भी शासनकाल में क्या था, जो राज्य शासन होता है, राज्यकाल होता है, उसी तरह का था। ठीक है, हालांकि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो ये एक मनसबदारी जो व्यवस्था है ये भी एक प्रकार का उनका एक्सपेरिमेंट है, और ये जो है अकबर ने किया था। हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे पूरे डिटेल से तो उसमें ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे। फिर चलते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति, देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के दोनों सदनों से लोगों को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं दोनों सदनों में। जैसे देखिए अगर जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर क्या होता है कि अगर राज्यसभा के अंदर नहीं है, अगर कुछ एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं है, एक भी अगर सेलेक्ट होकर नहीं आए हैं, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि कम से कम 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। राज्यसभा के अंदर कितना कर सकते हैं? राज्यसभा के अंदर 2 सदस्य को नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा के अंदर जो है राष्ट्रपति टोटल 12 सदस्य को नॉमिनेट करते हैं। ये 12 सदस्य कौन होते हैं? ये 12 सदस्य वो सारे लोग होते हैं जो कि किसी न किसी क्षेत्र में बहुत ही निपुणता हासिल किए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो जावेद अख्तर है वो, उनको साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा निपुणता है, तो उस तरह के लोगों को राज्यसभा का जो है नॉमिनेट किया जाता है मेंबर्स। सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया राज्यसभा का मेंबर, मतलब क्रिकेट के मतलब महारत उनको हासिल है। तो इस तरह से जो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस्ड है किसी साहित्य के क्षेत्र में, सोशल सर्विस के क्षेत्र में, तो इस तरह के लोगों को या फिर कह सकते हैं किसी खेल से संबंधित भी हैं, तो इस तरह के लोगों को राज्यसभा लोकसभा के सदस्य के लिए राष्ट्रपति जो है उसको क्या करता है, नॉमिनेट करता है। तो टोटल 12 सदस्य को नॉमिनेट करता है और ये टोटल 2 सदस्य को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के, ये जो है एंग्लो इंडियन होते हैं। तो टोटल मिलाकर देखिए कितने सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है राष्ट्रपति, तो ये है टोटल 14 सदस्य को नॉमिनेट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये 6 का 4 हो जाएगा, ये जो है टोटल 14 सदस्य को फिर गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? देखिए गांधी जी पर क्वेश्चन जरूर रहता है आपके, मतलब कंपटीशन में पक्का से कोई भी कंपटीशन दीजिए, एसएससी का दीजिए या फिर आप और भी जितने भी स्टेट में भी जो आपका पीसीएस होता है उसका भी दीजिए, यूपीएससी का दीजिए, बीपीएससी का दीजिए, आरपीएससी का दीजिए, एमपीपीएससी का दीजिए, गांधी जी पर जरूर क्वेश्चन रहता है क्योंकि ये मेन हीरो थे। मतलब जो भारत का जो मतलब कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम चला, उसके लिए जो है गांधी जी बहुत ही बड़े लीडर थे, बहुत ही बड़े नेता थे। तो इसलिए जो है इन पर जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। तो हम क्या करेंगे, एक गांधी जी नाम से एक टाइटल बनाएंगे और उस पर जो है गांधी जी का पूरा जीवन वृत्तांत और पूरा उनकी जितनी भी मतलब उन्होंने आंदोलन चलाया उन सारे आंदोलन को डिस्कस करेंगे।
तो उससे क्या होगा कि आपको एक या दो क्वेश्चन पे जो भी आएगा तो वो क्वेश्चन कम से कम पक्का से आपका बन जाएगा। तो उसी सीरीज में देखिए ये क्वेश्चन है कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो सीधी कार्रवाई, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा, असहयोग। तो ये जो है सीधी कार्रवाई का एक उदाहरण है। दांडी यात्रा जो है सीधी कार्रवाई का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है। उष्ण महासागरीय धारा जो है कौन सी इसमें है, क्यूराइल, केंड्री, लेब्राडोर और गल्फ धारा। तो जो उष्ण महासागरीय धारा है ये आपका है गल्फ धारा। गल्फ धारा जो है उष्ण महासागरीय धारा है। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ। फ्रांसीसियों का जो भाग है, जो फ्रांसीसियों जो भारत में आए, तो किस युद्ध के बाद जो है फ्रांसीसी भारत में आ गए, मतलब फ्रांसीसियों का क्या हुआ, भारत में भाग्य का निर्माण हुआ। इसका कहने का मतलब है कि भारत में जो है उनकी जीत हो गई। भारत में उनका जो मतलब कह सकते हैं कि एक आधिपत्य मतलब स्टार्ट हो गया भारत के अंदर। तो किस युद्ध के बाद, देखिए ऑप्शन है बॉडी वाश की लड़ाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई। तो इसका जो आंसर है ये है बॉडी वाश की लड़ाई। इसमें जो है इसके बाद जो है फ्रांसीसी भारत में आ गए। तो इनका आंसर होगा बॉडी वाश की लड़ाई। तो इसको याद रखिएगा, भारत में फ्रांसीसियों का भाग का निर्माण बॉडी वाश की लड़ाई के बाद हुआ। फिर है क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ। जो क्रीमियन युद्ध है इसका समापन किस प्रकार हुआ था। तो ये देखिए ट्रिनॉन समझौता, वर्साय समझौता, पेरिस समझौता और सेंट जर्मेन समझौता। तो इसमें से कौन सा होगा क्रीमियन युद्ध का समापन। ये जो है आपका होगा वर्साय समझौता के द्वारा। वर्साय समझौता के द्वारा जो है क्रीमियन युद्ध का समापन हुआ। भारत प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की अगर बात करें तो भारत जो प्रायद्वीप है इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। तो इसका आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी जो है भारत प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, गोदावरी। तो ये फोर्थ ऑप्शन होगा। मोरेन कहाँ बनते हैं। मोरेन जो है कहाँ बनता है, नदियों के डेल्टा, शुष्क क्षेत्र, हिमानी क्षेत्र, मानसून क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा हिमानी क्षेत्र। मोरेन जो है हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। तो मोरेन कहाँ बनते हैं, तो ये हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। ये एसएससी एमटीएस का पेपर का सॉल्व कर रहे हैं आपसे प्रीवियस ईयर का, ताकि आपको एक आइडिया लगे। बहुत सारे बच्चे की डिमांड थी। चलिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है किसका उदाहरण है। ज्वालामुखीय पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, बलित पर्वत। तो इनका जो आंसर होगा हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है ये आपका बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो ये एक बलित पर्वत का है। ज्वालामुखीय पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, बलित पर्वत। तो इसमें क्या आंसर होगा, ये एक बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रृंखला। फिर नेक्स्ट चलते हैं, सेलुलोसी भित्ति। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। सेलुलोसी भित्ति जो है किसके सेलों में पाई जाती है, पशु के सेलों में, बैक्टीरिया के सेलों में, फंजाई के सेलों में, पौधे के सेलों में। तो जो सेलुलोसी भित्ति है ये पौधे के सेलों में पाई जाती है। इसका आंसर होगा पौधा। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, तो ये पौधे के सेलों में पाई जाती है। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है। जो गुर्दा है उसका निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, एक्सॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, पिथ फाइबर। तो इसका जो आंसर होगा ये है आपका नेफ्रॉन। जो गुर्दा होता है, जो किडनी उसका गुर्दे का निस्यंदन इकाई जो है ये आपका नेफ्रॉन होता है। किडनी ये जानते होंगे आप लोग, किडनी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो भी आपका नेफ्रॉन होता है। तो गुर्दे का जो निस्यंदन इकाई है वो नेफ्रॉन होता है। तो इसका जो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन होगा।
गुर्दा का मतलब किडनी हो गया। तो चलिए, किडनी का जो है आप लोग देखें, गुर्दे का जो निस्संदन इकाई है नेफ्रॉन है, मतलब छोटे छोटे नेफ्रॉन से जो है आपका किडनी बनता है। सीम के तरह का आकार होता है उसका, सीम का बीज देखे होंगे तो। चलिए 16 नंबर, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? जो उच्चतर पौधा है उसके बीजों का पोषक जो उत्तक होता है, पोषक जो टिश्यू होता है, उसको क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, न्यूसेल्स। तो ये देखिए, ये जो इसका जो आंसर होगा 16 का, ये होगा एंडोस्पर्म कहते हैं इसको। जो उच्चतर पौधा है उसके बीजों का जो पोषक उत्तक है उसको एंडोस्पर्म कहते हैं। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, किसका स्रोत महत्वपूर्ण है? विटामिन बी का, इन्वेटेर्स का, विटामिन सी का और प्रोटीन का। तो इसमें जो ईस्ट जो महत्वपूर्ण स्रोत है यह है विटामिन बी का। ईस्ट जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है, किसका है? विटामिन बी का जो है महत्वपूर्ण स्रोत है ईस्ट आपका। चलिए, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि जो शरीर के अंदर जो कम्युनिकेशन के लिए जो है न्यूरॉन का यूज होता है, तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं आप, इसका आधारभूत इकाई कह सकते हैं आप न्यूरॉन को। तो न्यूरॉन के द्वारा ही, मतलब जैसे कि आपको कहीं चोट लगी तो क्या होगा कि न्यूरॉन के द्वारा ही माइंड तक इन्फॉर्मेशन जाएगा कि आपको चोट लगी, आपको दर्द हुआ। तो इस तरह का जो न्यूरॉन का काम है, ये एक छोटा यूनिट है। तो न्यूरॉन क्या होता है? ऊर्जा की आधारभूत इकाई? नहीं। रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण? नहीं। न्यूट्रॉन का प्रतिकरण? नहीं, ये भी नहीं। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई? यस, यही होता है। न्यूरॉन जो होता है ये तंत्रिका तंत्र की एक आधारभूत इकाई होती है। पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? जो पदार्थ होता है उसका तरंग किस प्रकार की होती है? द ब्रॉगली तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुग्रस्त तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इसमें जो आंसर होगा यह होगा द ब्रॉगली तरंगे। क्योंकि जो ब्रॉगली थे ये बहुत बड़े मतलब साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही बताया था कि कोई भी पदार्थ है उसके साथ जो है एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है। तो उन्हीं के नाम पर जो है ये पदार्थ की तरंगे किस वजह, उसी को द ब्रॉगली तरंगे कहा भी जाता है। तो पदार्थ की जो तरंगे होती है वो द ब्रॉगली तरंगे होती है। नेक्स्ट चलते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, जब दूध को जो है बहुत मतलब प्रबल ढंग से बहुत तेजी से जो है मथा जाता है उसको, तो उसमें से क्रीम किस कारण से बाहर आ जाती है? आप जानते हैं कि जब दूध को पूरी तरह से एकदम चलाया जाता है बहुत तेजी गति से, तो क्या होता है कि एक मतलब उसका जो एक कह सकते हैं सर्कुलर मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। उससे क्या होता है दूध बाहर की तरफ, जैसे कि आप जो है क्या कीजिए, एक धागा से बांधकर इस तरह से घुमाइए, आप किसी पत्थर को बांध के घुमाइए, जब उसको छोड़िएगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ भाग जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। या फिर आप क्या कीजिए, किसी सर्कुलर जैसे एरिया है, आप लोग एक कीजिएगा नहीं, लेकिन अगर सर्कुलर एरिया में आप तेजी से जो है साइकिल को मतलब चलाने का कोशिश कीजिएगा, अगर कोई सर्कुलर, क्या होगा, आप बाहर की तरफ चले जाएंगे, मतलब वो ट्रैक से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह का जो होता है, तो इसको किसके कारण से होता है? क्यों जो है साइकिल बाहर की, आप ट्रैक से बाहर हो गए, या फिर जो छोरे अगर इस तरह से धागा में बांध कर घुमा रहे थे पत्थर को, तो ये बाहर की तरफ फेंका गया, बाहर की तरफ चला गया। या फिर दूध को जो है बहुत तेजी से सर्कुलर ढंग से घुमाते हैं तो उससे क्या होता है, क्रीम बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये सब किसके कारण से होता है? तो उसमें जो है देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, अभिकेंद्री बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल, अपकेंद्री बल। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका होगा अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इंग्लिश में देखिए इसमें क्लियर पता चल रहा है कि जो सेंटर से फ्यूगल हो, मतलब सेंटर से दूर जाता हो, तो इस तरह के फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो केंद्र के अंदर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, उसको बोलते हैं अभिकेंद्री बल। और अपकेंद्री मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर से दूर जाने वाला। तो ये जो दूध से जो क्रीम बाहर निकलता है ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से निकलता है। चलिए नेक्स्ट, गैस जो है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस कहता है जो गैस तापमापी है वो द्रव तापमापी से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, मतलब ज़्यादा कह सकते हैं कि सेंसिटिव होते हैं। तो क्यों ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं गैस वाला? क्योंकि गैस में कौन सा ऐसा गुण होता है जिसके कारण से
जो गैस है वो द्रव से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, जो गैस है गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, गैस हल्की होती है, गैस की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, गैस की विशिष्ट जो ऊष्मा है वो अधिक होती है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका फर्स्ट होगा, गैस का जो प्रसार गुणांक होता है वो अधिक होता है, गैस का प्रसार बहुत ज़्यादा होता है। तो जो तापमापी में जब अगर गैस यूज करेंगे तो क्या होगा कि अगर हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे प्रसार तुरंत से गैस का हो जाएगा। लेकिन अगर द्रव की बात करें तो क्या होगा, पहले द्रव हीटेड होगा फिर उसके बाद जाके उसका प्रसार होगा। तो इसलिए जो है गैस का हम लोग तापमापी में यूज करते हैं, क्योंकि गैस का जो प्रसार गुणांक होता है वो ज़्यादा होता है और तापमापी के लिए हमको यही चाहिए, यही गुण चाहिए और इसी गुण का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो है ये आपका पहला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। क्या होगा कि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसलिए गैस तापमापी का इस्तेमाल द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन पे अगर डिस्कस करूं तो देखिए एंजाइम के बारे में मैं इतना बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इतना बार आप कह सकते हैं कि इसमें कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। सीजीएल में भी पूछा जा चुका है कितना बार, सीएचएसएल में पूछा जा चुका है, जीडी कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, या फिर एमटीएस में पूछा गया। तो आप इसमें बाउंड्री नहीं बना सकते हैं कि जीके के लिए आपका अलग से जो है सीजीएल लेवल का किस तरह का जीके होगा, सीएचएसएल लेवल का किस तरह का जीके होगा। जीके में कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी क्वेश्चन उठा के डाल सकता है। वो करंट अफेयर में भी कोई भी क्वेश्चन उठा के डाल सकता है आपके एग्जामिनेशन में, क्या कीजिएगा उस टाइम। तो इसलिए जो है आप लोग इन सारे क्वेश्चन को देखते रहिए। एंजाइम क्या होता है, तो देखिए पहला है एक प्रकार से मैं आपको एंजाइम के बारे में बताता हूँ पहले कि ये जो है एक प्रकार से सोचिए तो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है किसी भी रिएक्शन को आपका जो है तेजी ला देता है। कोई भी चीज़ में अगर तेजी लाना है तो वहाँ क्या होता है कि कैटलिस्ट का इस्तेमाल। कैटलिस्ट खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी रिएक्शन में, लेकिन उस रिएक्शन को तेज कर देता है। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में जिसमें कि कैटलिस्ट का भी यूज होता है, लेकिन जनरली क्या होता है जो नॉर्मली 99% केसेस में होता है कि एंजाइम मतलब जो भी कैटलिस्ट होती है वो जो है रिएक्शन को तेज करने के लिए यूज किया जाता है कि रिएक्शन को में तेजी लाता है। तो एंजाइम क्या होते हैं, जो बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है वो एंजाइम क्या करते हैं, ये क्या है, ये स्टेरॉइड है या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या लिपिड है। तो ये जो है आपका प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है। इस चीज को याद रखिएगा। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं। कोई भी अयस्क है, ठीक है, उस अयस्क को आप वायु की अनुपस्थिति में मतलब कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसको जो है उसके गलन मतलब अब उसका जो मेल्टिंग होने वाला है, मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप तक, थोड़ा सा कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं। तो अधिशोधन, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन। इसमें से कौन सा होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा निस्तापन। इसको बोलते हैं निस्तापन। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। विद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है इसमें, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए अगर देखा जाए तो इसमें फ्लोरीन जो है ग्रुप 18 का है। तो ये जो है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, ऐसे भी सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मक है फ्लोराइड, फ्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। बाकी सोडियम तो होगा ही नहीं। और फिर बाकी लोगों को ऑक्सीजन क्लोरीन में कन्फ्यूजन होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन को भी लोग रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में कन्फ्यूजन होता है। तो आपको बता दें कि फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। ओजोन परत का अपक्षय किस कारण से होता है, तो है ज्वालामुखीय उद्भेदन, विमानन ईंधन, रेडियोधर्मी किरणें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए जो ओजोन परत है वो ओजोन परत जो है वो जो है क्या करता है, पराबैंगनी किरणों से, सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर वो किरण पहुंच जाता धरती तक तो क्या होता,
वो किरण अगर जहाँ पहुँच जाता परावैंगनी किरण, तो क्या होता कि लोगों को स्किन का कैंसर हो जाता और बहुत ज़्यादा ही मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से डिसास्ट्रस टाइप का सिचुएशन हो जाता। तो इसलिए जो है ये ओजोन परत हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो ये किसके कारण से जो है ओजोन जो लेयर है हमारा, जो मतलब कह सकते हैं पॉल्यूशन जो लेवल है धरती पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके कारण से क्या होता है कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, होल हो रहा है। तो उसका जो कारण क्या है, मुख्यतः उसका जो अपक्षय हो रहा है, उसके अपक्षय का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, ज्वालामुखी उद्भेदन से कोई मतलब नहीं, से विमानन ईंधन या रेडियोधर्मी किरणें, ये भी नहीं होगा। ये जो मुख्य जो कारण है, ये मुख्य कारण ये है। हालांकि ये दोनों से भी होता है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे जो है ओजोन परत का मुख्य रूप से अपक्षय होता है। कहाँ यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आप लोग फ्रीज यूज करते होंगे। फ्रीज में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कंडेंसेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आने लगा, क्योंकि इससे जो है बहुत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से कम होता है। तो इसलिए जो पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता था, अब हाइड्रोफ्लोरो, मतलब इंडिया ने अपना खुद टेक्नोलॉजी डेवलप किया इस क्षेत्र में, तो इससे जो है थोड़ा अब कम होता है। तो ये बता दिया आपको कि और भी बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं कि इसी से केवल होता है, और भी बहुत सारे सोर्स है तो जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट करते हैं, उससे जो ओजोन परत में होल हो रहा है। तो ये जो है आपको एक कंप्लीट हम जो है आपके साथ एक सेट डिस्कस किए, मतलब 25 क्वेश्चन का ये एक सेट बनाया आपके लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी सिलेक्टेड था, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूरा एक सेट का ही लेकर आपसे डिस्कस कर दिए। आप लोग जो है इस लेक्चर को 2-3 बार देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, इन सारे क्वेश्चन को याद कीजिए। और इसमें जो देखने वाली बात यह है कि आप देखिए जनरल साइंस से कितना क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनरल साइंस से। तो जैसे देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, एंजाइम क्या है, इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है जनरल साइंस से। तो इसलिए आप लोग जनरल साइंस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और क्योंकि उससे 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन पॉलिटी का जो लेक्चर बताएं आपको, उससे ज़्यादा क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब उस लेक्चर को अगर आप देख लेते हैं तो 95% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है अभी से। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। और जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर जो है हम कंप्लीट सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और इंग्लिश का भी लेक्चर देखिए। हालांकि आपको बता दें, जो इंग्लिश का जो सबसे स्टैंडर्ड बुक है, ये मिरर ऑफ कॉमन एरर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह का, उन बुक को हम लोग सारे टीचर लोग फॉलो करते हैं, तो उन्हीं बुक को हम भी फॉलो कर रहे हैं। और जितना भी लेक्चर बना रहे हैं उसका क्रेडिट जो है उन्हीं को जाता है, कि वो उस तरह के अशोक कुमार सिंह का ही बुक से सारे बच्चे लोग पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।